हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिडिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर भी देखेंगे और कुछ बेसिक इनकी थ्योरीज भी देखेंगे एसिड और बेस की। तो सबसे पहले आती है हमारे पास अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो अरेनियस ने अपनी थ्योरी के अंदर एसिड और बेस के बारे में क्या बताया था। इन्होंने बताया कि जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज़ करता है वाटर के अंदर वो तो आपका एसिड होता है, और जो आपका OH नेगेटिव रिलीज़ करता है वाटर के अंदर वो क्या है, बेस होता है। ठीक है, अरेनियस एसिड और बेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl जो H पॉजिटिव देता है हमें, HNO3, H2SO4, ये सारे क्या आपके अरेनियस एसिड है। ठीक है, और बेस के अंदर आपके पास क्या था, जैसे NaOH, जब इसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, दूसरा जैसे KOH हो गया। तो ये था अरेनियस एसिड और बेस। सिंपल इतना याद रखना है कि जो H पॉजिटिव रिलीज़ करे एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव रिलीज़ करे वो बेस होता है अरेनियस के अकॉर्डिंग। देन सेकंड आपका आता है ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड-लोवरी ने क्या बोला था कि जो H पॉजिटिव डोनर होते हैं, कि जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, जो H पॉजिटिव डोनर होते हैं वो तो एसिड होते हैं, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं, कि जो H पॉजिटिव को क्या एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्या है, बेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl क्या है, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, लेकिन वही हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर का केस देखते हैं, जैसे H2O है हमारे पास, ये भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लोवरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या था कि जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या है, बेस होता है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल तो आप देख के कर ही लोगे कि कौन H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, देन थर्ड आपकी आती है ल्यूइस एसिड बेस। ठीक है, ल्यूइस वाली इंपॉर्टेंट है, ल्यूइस एसिड और बेस, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो ल्यूइस ने एसिड बेस थ्योरी के बारे में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो सब्सटेंस या जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लोन पेयर ज़्यादा सही रहेगा, कि जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, बेस होता है। ठीक है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, एसिड क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोन पेयर डोनर है वो बेस होते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं। तो बेस के अंदर वही हमारे पास जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे अमोनिया हो गया, H2O, F नेगेटिव, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो सारे क्या है, ल्यूइस बेस है। जैसे Cn नेगेटिव हो गया। एसिड के अंदर क्या है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जैसे BF3, AlCl3। ठीक है, ये सारे। अब इनके अंदर क्या है, जब आपका ल्यूइस एसिड बेस जब आपके रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, BF3 है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और अमोनिया के पास एक्स्ट्रा पेयर पड़ा है। ठीक है, तो मान लो अमोनिया ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिया BF3 को, तो ये इस टाइप से बनता है BF3, और इस टाइप का बॉन्ड आता है कि डोनेट किया है अमोनिया ने। तो जो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है ना, या जो भी ये बनता है, इसको बोलते हैं अडक्ट। ठीक है, जब ल्यूइस एसिड और बेस रिएक्ट करके जो बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इतना। अब हम बात करेंगे बेसिसिटी के बारे में, कि बेसिसिटी कैसे इफेक्ट होती है। ठीक है, बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे कि बेसिसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर की कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, ये चीज़। ठीक है, याद रखना जो आपकी बेसिसिटी होती है ना, किसी भी सब्सटेंस का जो बेसिक ऑर्डर होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, कि कोई भी जो आपको सब्सटेंस दे रहा है उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की, उतना ही ज़्यादा उसका क्या है, बेसिक करैक्टर होता है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये साइज की, जितना बड़ा साइज उतना क्या है, बेसिसिटी क्या है, कम होती है। अब देखो साइज़ अगर बड़ा है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या एक Cl नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये आपका बेस है। ठीक है, दूसरा आपके पास I नेगेटिव है, समझ आ गया। अब इसमें साइज़ का फैक्टर लगेगा, तो इसका जो बेसिक ऑर्डर होता है वो ये होता है। क्यों, क्योंकि देखो आयोडीन का साइज़ बड़ा है
तो एक बड़े साइज़ पे नेगेटिव चार्ज, एक छोटे साइज़ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर छोटी जगह पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसको डोनेट करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि छोटी सी जगह पे ज़्यादा चार्ज पड़ा है, और यहाँ क्या है बड़ी जगह पे कम चार्ज है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या है, Cl नेगेटिव की ज़्यादा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज, यहीं से आपका ऑर्डर निकल जाता है लगभग कंपाउंड जो आपको दिए होते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, बेसिसिटी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं। सबसे पहले वही चार्ज डेंसिटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, जब आप पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेस क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे देखो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे, कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। हमें इनकी क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है। तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर ये रहता है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने पीछे वाली क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ज़्यादा बाइंड करके रखेगा। तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ईजिली रख सकता है, ये डोनेट नहीं करेगा। लेकिन कार्बन क्या इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज को इतना अच्छे से अपने ऊपर बाइंड करके नहीं रख सकता, नेगेटिव चार्ज को ये इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये रहता है। ठीक है, मतलब इस वे के अंदर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। समझ आ गया? तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी सब्सटेंस की, उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। देन आते हैं हम साइज़ के ऊपर। सेकेंड फैक्टर आता है आपका साइज़ का, एक मिनट। सेकंड क्या आता है, साइज़। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा, मतलब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, वैसे वैसे आपकी क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आओगे, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। जो वही अभी हमने एग्जांपल देखा, जैसे Cl नेगेटिव और I नेगेटिव है, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, देन इसके अंदर आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर। ये फैक्टर्स याद रखना और इन्हीं को यूज़ करके आप को जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो सॉल्व होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो ज़्यादा बेसिक है, देन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की और sp3, क्योंकि sp3 अब जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्ट है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब डोनेशन क्या है, कम है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मान लो NH2 लोन पेयर है इसके ऊपर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी आपके पास, sp3। ठीक है, देन आपके पास सेकंड दे रखा है NH2 डबल बॉन्ड, इसकी sp2 है। ठीक है, और एक और आपको दे रखा है, एक मिनट, NH2। ठीक है, और एक आपको थर्ड यहाँ लिख रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर है इसके ऊपर। ठीक है, लोन पेयर है ये। अब देखो यहाँ क्या आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला आपका बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे लास्ट में आएगा। अब इनमें कंपैरिजन करो, यहाँ sp3 है तो ये सबसे आगे आएगा, इन दोनों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास। तो अब देखो इसमें आपके पास क्या होगा कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ लोन पेयर आपका क्या है, लोकलाइज्ड है, और यहाँ लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस के अंदर क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, इस टाइप से डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो इसके डोनेशन करने की टेंडेंसी क्या है, कम हो रही है, क्योंकि ये क्या है, डोनेशन के टाइम हो सकता है ये रेजोनेंस के अंदर बिजी हो, तो इसका डोनेशन की जो पावर है वो क्या कम हो जाती है। और ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यहाँ डोनेशन ईजी है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर रहेगा। तो इस टाइप से आपको चेक करना है इसके अंदर। सबसे पहले क्या आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, देन आपको साइज चेक करना है, फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी है। ठीक है, समझ आ गया इतना, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का था। अब एक चीज़ और क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमें एक एग्जांपल दे रखा है रेजोनेंस का, जैसे हमारे पास क्या है CH3, इसके साथ आपका ये अटैच है NH2 लोन पेयर। ठीक है, और एक आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच है,
बेंजीन रिंग और इसके साथ क्या आपका NH2 लोन पेयर। अब इसमें आपसे पूछे कि ये बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है, कौन अच्छा बेस है ये पूछे, तो अब ये बेंजीन है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये बेंजीन है, ध्यान रखना। यहाँ आपसे पूछा है कि अच्छा बेस कौन है। अब अच्छा बेस कौन होगा, देखो ये वाला जो लोन पेयर है वो तो क्या है, यहाँ रेजोनेंस के अंदर बेंजीन के साथ बिजी हो जाएगा रेजोनेंस करने में, लेकिन ये क्या आपका लोकलाइज्ड है, ये कहीं भी रेजोनेंस के अंदर बिजी नहीं है, तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। तो याद रखना जो एलिफेटिक बेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं बजाय कि ये इसके एरोमेटिक के, ठीक है, जिसपे बेंजीन रिंग लगी है, और जो बिना बेंजीन रिंग के, बिना बेंजीन रिंग वाला अच्छा बेस होगा, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करें एसिड के बारे में। जब भी आपको एसिडिक ऑर्डर चेक करना हो या एसिडिटी चेक करनी हो, तो देखो हमारे पास मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, HA है, ठीक है, तो HA एसिड है, तो इसमें H पॉजिटिव प्लस ये क्या है, A नेगेटिव के अंदर टूट गया। अब जो ये A नेगेटिव के अंदर टूटा है ये आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट बेस निकाल लेना, मतलब उसमें से H पॉजिटिव रिमूव करके जो भी पीछे आपके पास बच गया कॉन्जुगेट बेस वो निकाल लेना, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस निकालने के बाद आपको चेक करनी है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, क्या चेक करनी है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी, ठीक है। जो अच्छा स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस जितना अच्छा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी आप स्टेबिलिटी चेक करोगे। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, जो हमने पीछे कार्बो एनाइन के अंदर चेक किया था कि जहाँ कार्बो एनाइन स्टेबल था, मतलब वही आपकी क्या है, इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है, कि जहाँ आपका नेगेटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, चार्ज डेंसिटी को कम किया जा रहा है, वहीं आपका क्या है, वही जो कॉन्जुगेट बेस है वो अच्छा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होगा उतना ही अच्छा आपका एसिड होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए अवेलेबल ना हो, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपका रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो क्या आपके कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो आपका एसिड भी क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो दे रखा आपको, एक HCl है और एक HI, ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि अच्छा एसिड कौन है, तो सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट बेस निकालो। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे कि H पॉजिटिव रिमूव कर दो, जब H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव और I नेगेटिव। अब इसमें अच्छा बेस कहाँ, कौन सा, मतलब अच्छा कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस निकल गया। अब सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है इसमें से, तो स्टेबल वो होगा जहाँ पे जो चार्ज है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है, मतलब चार्ज ईजिली रखा हुआ है। तो यहाँ देखो साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम है, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये अच्छा क्या है, एसिड है यहाँ, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास है मान लो H2O, ठीक है, और HF। अब इनके कॉन्जुगेट वो लिखो बेस, तो क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव, मतलब H पॉजिटिव रिमूव कर दो, F नेगेटिव। अब यहाँ अच्छा कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी बेस में जो कॉन्जुगेट बेस हमारा बना है उसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर उतना ईजिली रख सकता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है मतलब। तो यहाँ क्या है, F नेगेटिव स्टेबल है। अगर F नेगेटिव स्टेबल है तो HF हमारा क्या है, एक अच्छा एसिड है। तो इस टाइप से चेक करना है, मतलब पहले आप क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट बेस निकाल लेना, फिर उसकी स्टेबिलिटी देख लेना, जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही अच्छा आपका एसिड होगा, ठीक है। मतलब सेम कार्बोकेटाइन वाला ही केस, कार्बो एनाइन वाला ही केस है कि कार्बो एनाइन में जैसे हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आपको वही कार्बो एनाइन वाले रूल लगा के स्टेबिलिटी चेक करना है, जितना स्टेबल आएगा उतना अच्छा जो आपका एसिड है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास क्या है, फिनोल होता है, ठीक है, OH, ये फिनोल है हमारे पास। एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसके साथ भी मान लो बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है। इसमें अच्छा एसिड कौन है, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो अच्छा एसिड होता है फिनोल की बजाय, क्यों। अब इसमें देखो आप इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो मतलब H पॉजिटिव रिमूव कर दो, तो यहाँ क्या है, O नेगेटिव बनेगा, और यहाँ क्या है आपके पास डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब यहाँ पहले एसिड H था तो ये O नेगेटिव बन गया, इसके साथ बेंजीन लग गया, मान लो सीधा ही रख देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ये भी क्या है आपका
रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या है, यहाँ डीलोकलाइज होएगा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो यहाँ इस केस के अंदर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एनाइन बना है, इस केस के अंदर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो हर बार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही है। तो मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। जब आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जो आपका ये फिनोक्साइड आयन बना है, इसके अंदर जो फिनोल का हमारे पास आयन बना है, H पॉजिटिव रिमूव करने के बाद यहाँ जब इसमें डीलोकलाइजेशन के अंदर आप जाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो वहाँ उस केस के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा। जब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब वो कम स्टेबल है। तो यहाँ स्टेबिलिटी इसकी क्या आ रही है, आपके पास कम आ रही है। और कार्बोक्सिलिक जो कैटाइन हमारे कार्बोक्सिलिक एनाइन बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो इस वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है फिनोल से। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये हम आज हमारा छोटा सा था एसिड बेस का कंसेप्ट। होप सो कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर समझ आ गया अच्छे से तो भी कमेंट करके बता दिया करो कि समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। एक कमेंट करने में क्या ही जाता है, थोड़ा सा बता दिया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही। पता तो लगे ना कि कहीं समझ भी नहीं आ रहा और मैं वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं कोई और टीचिंग मेथड यूज़ करूँ या कोई और अप्रोच लेके आऊँ आपको समझाने की। तो एक बार कमेंट करके थोड़ा बता देना कि समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, प्लीज़ बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।